आज हम लोग का टॉपिक है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में कैसे काम करता है, इसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। जनरली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जानने से पहले हम लोग ह्यूमन राइट्स का क्या डेफिनेशन होता है, ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से टर्म्स आते हैं जिसका इस्तेमाल जनरली समझने के लिए किया जाना चाहिए या लोगों को अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से पहले ह्यूमन राइट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। जैसा कि यहाँ एक डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है कि राइट्स जो अधिकार रिलेटेड हैं एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को, उसके लाइफ से लेकर के, उससे लिबर्टीज को लेकर के, उसके इक्वलिटी को लेकर के और उसके डिग्निटी को लेकर के किसी इंडिविजुअल को गारंटी किया जाता है। अगर किसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ को लेकर के एक इंडिविजुअल का लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी के बारे में बताता है कि ये एक पर्सनल या ये एक इंडिविजुअल का लाइफ है, लाइफ का क्या डेफिनेशन है, लाइफ का क्या लिबर्टी है, उसकी क्या इक्वलिटी है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ के बारे में बतलाता है। या फिर इंटरनेशनल वे में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में जिन चीज़ों को लेकर के कहा जाता है कि एक पर्सन की क्या लाइफ होनी चाहिए, एक पर्सन की क्या लिबर्टी होनी चाहिए, उसकी कौन कौन सी इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो इन चीज़ों को अब हम लोग ये जो चार टर्म है, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ क्या। तो राइट टू लिव विद सिक्योरिटी, सेफ्टी, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी डेप्रिवेशन, इंश्योर करता है मीनिंगफुल और डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस को। मतलब हमारा सेफ्टी होनी चाहिए हमारे लाइफ की, जो हम जीवन जी रहे हैं इसकी सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। कोई भी आकर के ऐसे ही मार करके नहीं जा सकता है, या कोई भी आकर के हमारा लाइफ छीन कर नहीं जा सकता है। इसका एक मीनिंगफुल होना चाहिए, अगर हम जीवन जी रहे हैं तो इसका एक मीनिंग होना चाहिए। इसको एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट के साथ हम अपने जीवन को जिए। सोसाइटी में मेरे लाइफ के ऊपर कोई रिस्क ना हो। जनरली इसका कहने का मतलब ये है। लिबर्टी कहने का मतलब ये होता है कि फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी कंट्रोल और रेस्ट्रेंट। मतलब कोई भी आकर के हम जो कर रहे हैं उस पर अपना रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, विदाउट प्रूविंग अ पॉइंट। उसे इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर मैं सही कर रहा हूँ अपने, जैसे कि अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। अगर मैं अपनी इच्छा से किसी को काम कर रहा हूँ जो कि फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये आपका लॉ है, आप इस चीज़ को कर रहे हैं पर वो कोई क्राइम नहीं हो रहा है, अगर हम किसी के पर्सनल एरिया में नहीं घुस रहे हैं, पर्सनल लाइफ में हम अगर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और हम अगर अपनी इच्छा से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इस पर कोई आकर के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है कि आपको ये नहीं करना है। लिबर्टी कहने का मतलब ये है कि हम अपने विल से किसी काम को कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं जिससे किसी और के लाइफ में इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो। लिबर्टी का ये सीधा सीधी मतलब होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब दो लोग हैं, इन दोनों को सेम लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके पास पैसा ज़्यादा है तो इसके लिए लॉ अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग लॉ हो जाएगा, नहीं। इन दोनों के लिए सेम लॉ होगा जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ताकि एक इंडिविजुअल एंजॉय कर सके सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को। ऐसा नहीं है। हाँ, जनरली जो हमारे देश में रिजर्वेशन का सिस्टम है उसका एक अलग फार्मूला है, उसको किसी और डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर जनरली इक्वलिटी का, वो पहले अनइक्वल थे तो उनको इक्वल बनाने के लिए रिजर्वेशन है, ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए रिजर्वेशन नहीं है। फिलहाल ये मुद्दा एक डिबेट का पर्टिकुलर वे में कुछ संशोधन का ज़रूरत है, कुछ अमेंडमेंट्स का ज़रूरत है इस रूल में, बट वेट फॉर द टाइम।
फ़िलहाल हम लोग रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ़िलहाल कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट पे बात, ठीक है। डिग्निटी को समझते हैं। तो इनहेरेंट वर्थ, रिस्पेक्ट ओन टू एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल एक रिस्पेक्ट सोसाइटी में अर्न करना चाहता है, तो उसकी रिस्पेक्ट को ह्यूमिलिएट ना किया जाए, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए उसके साथ, कि अगला दिन से when he come out of the house in the next day they start feeling guilty that why they are living in a society. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले दिन घर से वो बाहर निकले and then people start thinking that or he himself start thinking or she start thinking himself that why they have taken birth in the society. ऐसा नहीं होना चाहिए. They must need to live a life, they must need to live a life with dignity, with respect, so that when they move on the roads, when they move on the streets, they can feel that they are an important person for the people, they are the important person for, they have taken the birth on the right place, so are getting the respect in the society. ये जनरली डिग्निटी का मतलब होता है. चलिए ह्यूमन राइट्स पे बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग. जनरली नेशनल ह्यूमन राइट्स को सेटअप किया गया था 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में. स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब होता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है. मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में नहीं कहा था पहले से, लॉ के द्वारा इस बॉडी का क्रिएट किया गया है ताकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो हमारे सोसाइटी में होता है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, सो दैट अ पर्सन कैन नॉट discriminate from their life, liberty, equality and dignity, to respect and to protect the people of these four dimensions of their life: life, liberty, equality and dignity. To respect, because to live a respectful life in the society, these four dimensions of the life is important. तो इन चारों का प्रोटेक्शन के लिए ही ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश किया गया था. तो इसके टोटल मतलब इनके अगर क्राइटेरिया की बात करें, इनके कितने मेंबर्स होते हैं, तो इनमें एक चेयरपर्सन होता है प्लस 5 मेंबर्स होते हैं. चेयरपर्सन या तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, नहीं तो अदरवाइज दे आर द retired judge. It means to say they must be retired, either chief justice or the supreme court. ये जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ये 2019 में एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे. उसके तहत कहा गया कि ओके, द रिटायर्ड जज कैन ऑल्सो बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. अब इनके मेंबर्स की बात करें तो 1 मेंबर जो होते हैं वो या तो जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, आइदर दे आर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सर्विंग एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द सेकेंड मेंबर देर आर 5 मेंबर्स टोटल नंबर ऑफ 5 मेंबर, जिसमें द अदर मेंबर इज आइदर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आइदर सर्विंग और रिटायर्ड. अगर वो रिटायर हो चुके हैं और सर्विंग, बोथ capable to become the member of the National Human Rights Commission. 3 अलग अदर लोग हैं, 3 अदर मेंबर्स, जिसमें से 2019 अमेंडमेंट में ये मस्ट कर दिया गया कि उनमें एक वीमेन होनी चाहिए, बिकॉज वीमेन आर doing well in the society and they must need to get the respect in the institutions of our country, so that the policy in our government can take a shape
so that the respect of the women can improve in the society with changing the time. So and at least one of the जो बच गए थी उनमें से एक मेंबर वीमेन की होनी चाहिए और 2 लोग जो बच गए उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस, वेल नॉलेज होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज़ का, ह्यूमन राइट्स का। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, फिर 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जिसमें कहा गया कि कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे जिसमें चेयरपर्सन्स होंगे शेड्यूल कास्ट के, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, वीमेन के, माइनॉरिटीज़ के, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के, और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एडेड इन अमेंडमेंट। ओके, ये आपका 2019 में जनरली ऐड किए गए हैं विद अमेंडमेंट कि आपका चेयरपर्सन जो होगा फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है जो रह चुके हैं। पहले था कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो लोग रहेंगे इसमें, पर 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जिसके तहत एक नॉर्मल जज भी जो रिटायर हुआ है वो भी चेयरपर्सन बन सकता है व्हेन द क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिलिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन retired judge can also become the member of the or the chairperson of the National Human Rights Commission. One woman Human Rights Commission expert होनी चाहिए वो, और NCBC chairperson, chief commissioner, person with disabilities, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। चलिए बात करके इनकी ये जो मेंबर्स हैं इनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं। तो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है पर रिकमेंडेशन एक कमेटी के द्वारा किया जाता है। वो कमेटी का चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। उस कमेटी में स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेज होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ये कमेटी रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए, चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, मेंबर्स कौन होने चाहिए, ये सब रिकमेंडेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट को, एंड देन द प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटेड टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर टेन्यूर की बात करें मेंबर्स की, तो जो भी पहले हो जाए, अगर वो 70 साल के हो जाएंगे तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, नहीं तो मिनिमम 3 ईयर्स, मीन्स 3 ईयर्स का ही होता है। पर बाद में क्या होता है कि रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है मेंबर्स का। मान लीजिए 3 ईयर्स सर्व कर लिए हैं तो उनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर। बस बाकायदे ये है इसमें एक चीज़ कि जो मेंबर्स एक बार रिटायर हो गए वो डिफरेंट प्लेसेस पे जॉब नहीं कर सकते हैं या सर्विस नहीं लग सकते हैं, आइदर इन द स्टेट गवर्नमेंट or central government. They are not appointed as any officer or any post, any job. Removal, president remove कर सकते हैं on the grounds of the proved misbehavior और incapacity। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करे उसके बाद प्रूफ कर दे the person can be removed, then the president remove that person, either the member or the chairperson. Here are the removal process: complete removal process, proved misbehavior, proved incapacity, then the Supreme Court holds an inquiry and reports back to the president, then the president remove that person from the committee or from the commission। क्योंकि इनएफिशिएंट पर्सन अगर काम करेगा, they start doing corrupt works or the works which are not beneficial for the society। तो
प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं इफ़ दे आर फाउंड टू बी गिल्टी और बिहेविंग मिस बिहेवियर और डूइंग द अनसाउंड माइंड based on these criteria. So I Britain adjudged, adjudged insolvent as against during the term is paid employed outside in अगर NHRC ड्यूटी के अलावा अगर कहीं से आपका पेड सर्विस है they are disqualified, right? Unfit to continue due to infirmity of mind or body, unsound mind declared so by the competent court, convicted of an offense involving moral turpitude. ओके, अब NHRC का फंक्शन क्या क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं? चलिए इनके फंक्शन पे बात करें तो इंक्वायर करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सो मोटो और पिटिशन। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा और अगर उनको पता चल गया कि ह्यूमन राइट्स या किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ह्यूमन राइट्स पे रिस्क है, देन दे स्टार्ट इंक्वायरी। तो वो लोग क्या करते हैं कि सीओ मोटो का मतलब होता है कि मान लीजिए मीडिया में किसी ह्यूमन राइट वायलेशन का बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, द पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज और देयर लाइफ और यू नो लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी। इफ द पर्सन इज डिप्राइव्ड फ्रॉम दिस 4 क्राइटेरिया दे स्टार्ट टेकिंग और they start inquiring of itself. There is no need to recommendation from the other people, but still उनको पेटिशन आते हैं अगर कहीं से कोई इंडिविजुअल भेजता है या उनको कोर्ट ऑर्डर देता है कि देन नाउ यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इन दिस मैटर। तो जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जब ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोर्ट के ऑर्डर से, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है और उनके इनकम्पिटेंस या फिर उनकी लापरवाही की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो भी आते हैं, पेटिशन हो गया, कोर्ट हो गया, या सेल्फ ले लेते हैं ये लोग अगर मीडिया से उनको पता चल रहा है। तो इस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर गवर्नमेंट को, अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है तो सेंटर को अपना रिकमेंडेशन देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर विक्टिम को अर्जेंट कंपनसेशन चाहिए होता है तो वो लोग अर्जेंट कंपनसेशन प्रोवाइड करवाते हैं, रिकमेंड करते हैं, प्रोवाइड करवाते क्या है, दे डू नॉट हैव द पावर्स रिगार्डिंग एनीथिंग, only they can recommend to the central government or the state government regarding anything, either the compensation of the victim or any improvement in the rights or for the for the implementation of a legal framework in a very good manner. They only recommend, they do not take decisions, they do not have the administrative powers. उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होता। ओके, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी इंटरवीन कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स के इशूज़ पे। वो कभी कभी जेल्स और डिटेंशन सेंटर्स में इंटर करेंगे, उनके रहने वाले कैदी के देखेंगे कि उनकी कंडीशंस क्या है सोसाइटी में, उनकी कंडीशंस क्या है, मतलब जेल में, नॉट इन सोसाइटी, दे आर बिहाइंड द बार्स, मीन्स उनके कंडीशंस को देखेंगे कि क्या उनकी कंडीशंस है बिहाइंड द बार्स, उनकी फूडिंग फैसिलिटी कैसी है, उनकी लिविंग फैसिलिटीज़ कैसी है, वेदर दे आर टॉर्चर्ड और नॉट, whether living in the good manner so that they feel that they are getting the good improvement in their mindset. Okay, तो ये जेल्स में जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में जाएंगे ताकि उनकी कंडीशंस को पता किया जा सके और उनके आधार पर रिकमेंडेशन, अगर कोई लॉ को रिक्वायर्ड है कि कोई किसी लॉ को अगर वायलेट हो रहा है तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में किया जाए, तो वो रिकमेंड देते हैं उस आधार पे। उनका काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई फ्रेमवर्क है कि लाइफ को रिलेटेड, जैसे राइट टू लाइफ है, लाइफ टू डिग्निटी है, तो इन चीज़ों पे वो बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, या इंटरनेशनल वे में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में डिफरेंट लॉ, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी को लेकर के कोई रूल आ रहा होता है तो वो कोशिश करते हैं कि अगर बहुत अच्छा रूल है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो वो जाकर रिकमेंडेशन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस रूल को अप्लाई कीजिए, इट इज़ बेटर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, NGOs को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग आएँ,
ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को एडवर्टाइज करने की कोशिश करते हैं कि दीज आर द सेफ गार्ड्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस when there is the violation of human rights in the society or in the fields, either they are violating by some any individual or due to the incompetence or not doing well work by the public authority, you can contact to the National Human Rights Commission for the proper implementation of the law, or if the violation taking place of the human rights. पावर्स की बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो उनके पास पावर्स होता है एक सिविल कोर्ट का, सम्मन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं विटनेस, डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल सकते हैं, उनके अगर सब ऑर्डिनेट कोई अथॉरिटी है तो उनसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और उनके आधार पे वो रिकमेंडेशन प्रिपेयर करते हैं कि कोई अगर if any incident happening in the society, why these things are happening in the society, then they start recommending or they give their recommendation to the central government or state government. उसके बाद रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट, कंपनसेशन के लिए भी वो कर सकते हैं, अगर किसी विक्टिम को अर्जेंट कंपनसेशन चाहिए तो वो कोशिश करते हैं कि उनको मिले, वो रिकमेंड करते हैं, बट रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग। जनरली कहा जाता है कि रिकमेंडेशन का ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिकमेंडेशन का रिस्पॉन्स मिलता ही है पर बाइंडिंग नहीं है। ओके, लिमिटेशन ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कि बाइंडिंग नहीं है उनके रिकमेंडेशंस, वो उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, तो जो वायलेटर्स होते हैं उनको किसी भी तरह का वो पनिश नहीं कर सकते, उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, दे ओनली हैव द investigating powers according to their own rules and only the recommending powers, not having the punishable powers or the administrative powers. इंक्वायर नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनकी एक लिमिटेशन ये है कि मान लो कोई इंसिडेंट ह्यूमन राइट वायलेशन का 1 साल पहले हुआ था, उस पर वो लोग अपना रिव्यू नहीं कर सकते हैं, मीन्स इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस 1 साल पुराना है तो उस पर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। दे इन्वेस्टिगेट ओनली ऑन द मैटर्स विच आर इन करेंट टाइम्स इन द लिमिट ऑफ 1 ईयर। आर्म फोर्सेस के मामला में उनको कुछ वो क्राइटेरिया होता है जिसके तहत मतलब इंटरवीन ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज आर्म फोर्सेस वर्क्स इन डिफरेंट वे। ये लोग क्या करते हैं कि सबमिट करते हैं एनुअल या सेमी एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जब सेंड किया जाता है तो फिर उनके रिकमेंडेशन पे क्या एक्शन लिया गया वो लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो भेजते हैं उनको टेबल किया जाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा। उसके बाद वहाँ पे उनको इसके साथ में कि वो क्या डिसीजन लिए हैं इन रिकमेंडेशन से, और अगर कोई उनके रिकमेंडेशन पे डिसीजन नहीं लिया गया है तो क्यों नहीं लिया गया। ओके, अब यहाँ समस्या है कि अगर मान लो NHRC में कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, समवन इज सीइंग दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन द सोसाइटी और समवेयर प्लेस where you are not the member of there, then how you will contact to the National Human Rights Commission? That's a very important case. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कांटेक्ट करने के लिए आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जीमेल कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, रिटन कंप्लेन कर सकते हैं। रिटन कंप्लेन के लिए पोस्ट ऑफिस जाइए, इस एड्रेस पे आप अपना कंप्लेन भेज दीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी, GPO ब्लॉक, या अदरवाइज whether the centers or offices generally do not get changed, but if you can get the information from the social media or the browsers for the current location of the National Human Rights Commission office, you can get the copy and paste there. But generally for the fast procedure you can Gmail to them. Okay, आप ऑफलाइन भी जाकर सबमिट कर सकते हैं। अगर NHRC ऑफिस दिल्ली में गए तो कंप्लेंट डेस्क में आप अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं, या फिर अगर आप किसी स्टेट में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को आप भेजना चाहते हैं तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होता है, वहाँ भी आप भेज सकते हैं किसी चीज़ को।
वायलेशन रिलेट्स टू स्टेट, और खास करके अगर किसी स्टेट में हो रहा है तो आप भेज सकते हैं। ओके, अप्रोच कर सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, अगर ज़रूरत पड़ा तो वो लोग आपका कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। नो नीड टू टेंस एंड मोर। तो सीधा सीधी क्या आंसर निकल रहा है, कोई भी फाइल कर सकता है कंप्लेंट, विक्टिम, रिलेटिव, एनजीओ। जनरली जितना अवेयरनेस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले फैला रहे हैं, या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो एनजीओ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन मामलों में, एनजीओ पहुंचा देते हैं। एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन ऑल्सो टेक सुओ मोटो मीन्स सेल्फ, मीडिया रिपोर्ट्स या पब्लिक नॉलेज के हिसाब से अगर उनको पता चलता है देयर इज द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, टेक सेल्फ डिसीजंस। कंप्लेंट मस्ट यूजुअली फाइल विद इन 1 ईयर ऑफ इंसिडेंट। ये था नेशनल ह्यूमन राइट्स का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जितना मुझे लगता है कि मुझे पता है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ का नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ पॉइंट छूटेंगे। तो इफ़ यू get an opportunity to get the more information from other places, go and get the information, because information work everywhere. तो नॉलेज ग्रैब करते रहिए डिफरेंट प्लेसेस में। थैंक यू वेरी मच।